हेलो क्लास। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे तो हकीकतें सज़ा देती हैं और आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे तो मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। नमस्कार क्लास, मैं हूँ सुचि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म एजू साइन टीच क्लासेस में। आपकी क्लासेस थोड़ी लेट हो गई, कुछ टेक्निकल इशू रहे, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी जब तक आपको आपके एग्ज़ाम में जो भी आपने अपना सपना देखा है इसमें आपको सफलता नहीं मिलती। तो क्लास आज जो हमारा पहला टॉपिक है इसे आप पढ़िए, समझिए, देखिए, उसके बाद आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको पूरा हक है हमें एक बार परखने का कि हम सही हैं, हमारी नोट्स कैसी है, क्या यहाँ पढ़ना ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि आप अपना सबसे कीमती चीज़ हमें दे रहे हैं, समय, और उसमें हम खरे उतरना चाहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने नोट्स तैयार कर ली है, अच्छे से सब कुछ एकदम रेडी है। और पढ़ाने का तरीका मैंने आपको अपना पहले ही बता दिया है। पहले मैं आपको 2-4 पेज की अपने नोट्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करा दूँगी। तो ठीक है क्लास, जो आज हमारा है टॉपिक वो है प्रमुख एक्ट और उनकी प्रमुख बातें। प्रमुख जो हमारे अधिनियम हैं, आज हम उनको पढ़ेंगे। तो बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्ट है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ, इस नोट्स में आपको मैं ओनली मेन पॉइंट बताऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत छोटे में शॉर्ट में नोट्स बनाइए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ने के बाद जब आप मैं क्वेश्चन लगाऊंगी, आप क्वेश्चन खुद करके देख लीजिएगा। जब आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन तो वही है, पूरे एकदम जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी पे एकदम नोट्स पूरी बेस्ड है। तो ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो एक्ट है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। क्लास मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल फिर किसे बनाया गया। मैं अभी आपको ये सब नाम नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको मोटी मोटी मेन बातें इसमें की बता रही हूँ। क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये सब चीज़ें तो आप एक जगह मैं लिख के दे दूंगी जो आपको लर्न कर लेनी है। मैं यहाँ पे करूँगी तो नोट्स भी लंबी हो जाएगी, आपको भी बोरिंग लगेगा, आपको भी डिस्टर्बेंस होगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको बताया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। आपको याद हो जाएगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एवं सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और 1774 में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई, जिसमें जो 3 थे वो आपके अन्य जज थे एवं जो 1 थे वो आपके मुख्य जज थे। तो ये 3+1 का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। इसी तरह से आप 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट अधिनियम है अब हम उसे देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अधिनियम है, इस पे हम आते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अधिनियम था, इसमें कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को उनको अलग कर दिया गया। उनमें जो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो हस्तक्षेप थे एक तरह से, तो उनके राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को बिल्कुल ही अलग अलग कर दिया गया कि आपके राजनीतिक कार्य अलग रहेंगे, व्यापारिक कार्य अलग रहेंगे। जो हम राजनीति कर रहे हैं भारत में, उससे हमारे व्यापारिक कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथककरण कर दिया गया। आप यहाँ पे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे पिट्स लिखा है तो आप स्प्लिट से याद कर सकते हैं, अलग कर देना, पृथक कर देना राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए हम आपको बता दें कि एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत आपको याद हुआ मैंने क्या बताया, कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथककरण कर दिया गया, राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया।
ये याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट हमारा अधिनियम है 1786 का अधिनियम। जो 1786 का अधिनियम है, इसमें बताया गया है कि जो गवर्नर जनरल होगा वो एक विशेष परिस्थिति आने पर अपने परिषद के जो निर्णय हैं उनको निरस्त भी कर सकता है और लागू भी कर सकता है। और उसे प्रधान सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। जो गवर्नर जनरल था, तो जो गवर्नर जनरल थे उसे ये दो शक्तियां कौन कौन सी मिली कि जो निर्णय है, जो परिषद के निर्णय है, उसे वो निरस्त भी कर सकता है, लागू भी कर सकता है, और उसे प्रधान सेनापति की शक्तियां भी मिल गई। और ये दोनों अधिकार याद रखिएगा क्लास, सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे। जो ये दोनों अधिकार मैंने बताए हैं, आपको ये चीज़ें याद रखिएगा। एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, सारे आपको नोट्स एग्जाम के क्वेश्चन में जो आए हुए हैं उसी पे बेस्ड है ये। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए नोट्स। तो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हमारा जो अधिनियम है वो है 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या कर दिया गया, कंपनी के जो अधिकार थे उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बस हमें इतना से याद रखना है, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट अधिनियम पे, जो है हमारा 1813 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षा है, हम शिक्षा पे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे। कंपनी ने कहा कि हम शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, और जो कंपनी के भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो भारतीय व्यापार के साथ एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। बस एक चीज आपको याद रखना है कि चीन के साथ जो हमारा चाय का व्यापार पे एकाधिकार था वो बना था, वो नहीं समाप्त हुआ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बताती हूँ कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रिटिश राज की संप्रभुता को किस एक्ट ने सुदृढ़ कर दिया और मजबूत बना दिया। ये क्वेश्चन आया है क्लास, कि ब्रिटिश राज की संप्रभुता को किस अधिनियम ने और बल दिया और सुदृढ़ बना दिया, तो आप लगाएंगे आंसर 1813 का चार्टर एक्ट। क्योंकि आप देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ये तो ज़रूर बताया गया है कि आप शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन आप ये भी देखिए कि उनके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के साथ, चीन के साथ जो व्यापार था वो हमारा बना रहा। मतलब कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश राज की जो संप्रभुता थी उसको और सुदृढ़ कर दिया गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट अधिनियम पे चलते हैं, जो है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट का अधिनियम। तो चार्टर एक्ट का अधिनियम जो हमारा 1833 का आया, उसके तहत क्या क्या हुए हम बताते हैं आपको। जो 1833 का चार्टर एक्ट का अधिनियम आया, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें क्या कहा गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। और इसमें एक बात आपको, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, देखिए 1813 का चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, और जो 1833 का चार्टर एक्ट था इसने भारतीयों को कुछ उनके अधिकार दिए, जैसा कि हम आगे देखते हैं। इसमें क्या किया कहा गया कि जो धारा 87 है उसके अकॉर्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है, इसमें एक एक वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है जो सभी आपको याद होने चाहिए। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें धारा 87 के तहत क्या कहा गया कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा सकता। मतलब हम इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि उसका धर्म क्या है, उसने जन्म कहाँ से लिया है, क्या उसका वर्ष है, क्या उसका वर्ण है, इस चीज पर हम आधार पर भारतीयों को जस्टिफाई नहीं करेंगे। और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए। जो भारत के हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बने, ये याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बन गए हैं। और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया कि कंपनी को केवल व्यापारिक कार्य ही नहीं करने हैं, राजनैतिक कार्य करेगी कंपनी। सिर्फ व्यापारिक कार्य नहीं करने हैं, वो राजनैतिक कार्य करेगी।
आपको एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्लास। जो आपको मैं बता दूं कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो सर्वप्रथम जिस सदस्य को सम्मिलित किया गया वो मैकाले थे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गलत कर देते हैं आंसर, जो बेंटिक पे जाते हैं। बेंटिक हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को जो सम्मिलित किए गए थे वो मैकाले थे। आगे चलते हैं। सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया, और ये अधिकार किसको मिले? विलियम बेंटिक को मिले। गवर्नर जनरल की परिषद में जो हमारे सदस्य को सम्मिलित किया गया वो मैकाले थे, और मैकाले को, सॉरी क्लास मैंने गलती से बोल दिया, मैकाले को ही ये अधिकार मिले, पूरे भारत के लिए उन्हें कानून बनाने का अधिकार मिल गया। आगे चलते हैं क्लास। यह लाइन यहाँ पे यही है कि नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाए जाएं और भेदभाव समाप्त कर दिया जाए। मतलब भारतीयों को उन्होंने कुछ अधिकार दिए। अब आते हैं नेक्स्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। इसमें क्या कहा गया? विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। जो 1853 का चार्टर एक्ट है इसमें विधायी जो शक्तियां थी हमारी उनको कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई, और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मतलब कुछ भारतीयों को अधिकार मिलने और शुरू हुए 1853 के चार्टर एक्ट में। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? जो हमारी विधायी शक्तियां हैं और कार्यपालिका शक्ति हैं इनको पूर्ण तरह से पृथक कर दिया गया। और जो सेवक उस समय था, सिविल सेवा का जो आपका एग्जाम था उसमें भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता हुई। मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो कंपटीशन में आगे आएगा वो जीतेगा। भारत का राजस्व जो था वो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लिया दिया गया। जो भारत का राजस्व था वो, ये याद रखिएगा ये लाइन, कि जो भारत का राजस्व था वो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ही ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये लाइन आपको एज इट इज याद रखनी है, एज इट इज याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखिएगा। ये 1853 का चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ चीज़ें, ये 2-3 बार क्लास आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं इसको पूरा मुझे क्लैरिफाई करना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें एज इट इज़ याद रखनी है। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है। विधि निर्माण के लिए विधान परिषद की स्थापना हुई की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये आपको याद रखना है। सिविल सेवा में भर्ती एवं चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता होनी है ये एज इट इज आपको याद रखना है, यहाँ पे कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं क्लास। अब नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1858। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। भारत शासन अधिनियम 1858, इसमें जो भारत का शासन था उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। 1858 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जो भारत शासन अधिनियम 1858 है इसमें जो भारत का शासन है उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल जो थे उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ मेन मेन चीजें, जैसे भारत का वायसराय कौन बन गया, तो प्रथम लॉर्ड कैनिंग बन गए, याद रखिएगा। वैसे मैं ये आपको एक जगह लिख कर अभी नोट्स डाल दूंगी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का प्रथम गवर्नर कौन बना। तो ये सब मेन मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको, 4-5 बातें हैं मैं एक जगह लिख दूंगी, मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया हुआ, उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं अभी उसको कर देती हूँ ताकि आपको सहूलियत हो उसे याद करने में। तो हम पढ़ लेते भारत का शासन, भारत शासन अधिनियम 1858। मैंने आपको बताया जो भारत का शासन था उसे सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो बनाया गया था उसे सीधे भारत का वायसराय कर दिया गया। जो आपका प्रथम कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। और आपको एक बात बताते हैं, इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। वो अब जो भारत का वायसराय बन गया वो हमारे प्रथम लॉर्ड कैनिंग बने, और इसी के साथ जो भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया है इसमें क्या कहा गया कि जो भारतीय प्रशासन पर उनको संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दे दी गई, आप जैसा चाहें वैसा आप अपने अकॉर्डिंग किए।
और सहायता के लिए उनके 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्लास ये लाइन थोड़ा सा याद रखिएगा कि कितने सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए मैंने बाद में इस तरह से ऐड ऑन करके इसे लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो राज्य सचिव पद का सृजन किया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी और सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। क्लास आपको भी इसी तरह से नोट्स बनाना है, जैसा लिखा है वैसे ही नोट्स बना लेना है आपको, इसी तरह से आपको पूरा बना के उसे पढ़ना, एक नज़र में आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अधिनियम है वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या किया गया कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है इसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ये दो बातें एकदम याद रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। किसमें? कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें। और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई है। और क्या अधिकार थे वायसराय को कि वो आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है मैक्सिमम 6 माह के लिए। आज भी हमारे संविधान में यही नियम है, मैक्सिमम 6 माह के लिए वो जारी कर सकते हैं आपातकाल। और आपको याद हो गया होगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, एवं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई। आगे चलते हैं क्लास। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब देखते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ये याद रखिएगा, पूछा है एग्जाम में कि भारत किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, तो वो भारत परिषद अधिनियम 1892 है। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। थोड़ा सा याद रखिएगा यहाँ पे क्लास की, आपसे क्वेश्चन पूछा अक्सर जाता है कि भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला, तो आप बताएंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत आपको भारतीयों को कुछ प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन कैसे? पहले तो आप सरकार से अगर आपको प्रश्न पूछना है तो हमने आपको अधिकार दिया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत आपको प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया और बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन आप प्रश्न कैसे पूछ सकते थे? आपको सरकार को 6 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और वो भी आप पूरक पक्ष पूछने, और मतदान का अधिकार आपको नहीं था क्लास। जो पूरक प्रश्न थे वो आप नहीं पूछ सकते थे, और मतदान का अधिकार आपको नहीं दिया गया था। खाली और खाली इसमें हमें कुछ प्रश्न पूछने के अधिकार दिए गए थे, ये याद रखिएगा यहाँ से। और पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार और मतदान का अधिकार हमें नहीं था, लेकिन कुछ तो हमें अधिकार मिले, जिस तरह से हमें अंग्रेज़ों ने जिस तरह से प्रताड़ित किया, जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई, उस हिसाब से ये भारत परिषद अधिनियम 1892 बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए कि एटलीस्ट हमें कुछ तो क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया। आइए क्लास आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे हम 1909 मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार इसे हम कहते हैं। इसमें क्या हुआ? भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व मिला। क्लास अभी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हमें याद हो गई हैं, कि हमने आपको 1861 में क्या हुआ बताया, 1892 में क्या हुआ बताया, बट जब क्वेश्चन आएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए इसे लिख कर पढ़ें तभी याद होंगे, वरना ये याद नहीं होने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने क्वेश्चन लगाए हुए हैं स्लाइड्स में। तो देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, मैंने बताया इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व मिला। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। क्लास थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा कि जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व में मिला, और वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। किसमें? वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया।
और प्रथम कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा क्लास। कार्यकारी परिषद में भारतीय को जब प्रथम बार शामिल किया गया तो उसमें प्रथम कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ाया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना भी करने का अधिकार दिया। प्रस्ताव लाने का, प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। तो आप देख सकते हैं 1909 कितना इम्पोर्टेंट है। अभी तक तो हमें ऊपर हमने पढ़ा कि हमें आपको एक बार मैं दिखा के पूरा दिखा देती हूँ क्लास, आप भूलिए नहीं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमें प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन हमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन 1909 में पार्लियामेंटो एक्ट में क्या कहा गया कि हम पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एक बार मैं पूरा अच्छे से पढ़ देती हूँ जिससे आप समझ पाए। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। क्लास यहाँ पे आप एक मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको। देखिए अंग्रेजों की तो नीति ही रही थी कि फूट डालो और शासन करो, तो उन्होंने अपनी इसी गंदी मंशा से इस 1909 के अधिनियम को लाया। हालांकि हमें कुछ अधिकार तो दिए, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने पृथक निर्वाचन ला दिया मुस्लिमों के लिए, एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रावधान कर दिया। 1909 के इस अधिनियम को याद रखिएगा क्लास। आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, बहुत याद रखिएगा, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या हुआ? पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऐसे ही एग्जाम में आएगा, एज इट इज आएगा। जो पढ़ा रही हूँ आपको, आपको उतना ही देख के चलना है, ऐसे ही आएगा एग्जाम में, एज इट इज। प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू हुई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने हेतु इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। देखिए क्लास 1909 में जो पार्लियामेंटो एक्ट आया उसमें तो इन्होंने मुस्लिम को एक निर्वाचन जो पद्धति थी उसको एकदम पृथक करवा दिया। पहले तो 1909 में एक सांप्रदायिक निर्वाचन, पूरी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचा फूट डालने का। उन्होंने 1909 के तहत, आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, 1909 के तहत उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन के आधार पर एक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद इसे 1919 में क्या किया, इसे और बढ़ा दिया। 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आई और इन्होंने जो सांप्रदायिक आधार पर, ये लाइन याद रखिएगा, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया है। किसके किसके लिए? सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए और यूरोपीय के लिए भी इसे लागू कर दिया गया। और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। बहुत ही याद रखना है, ऐसे याद रख सकते हैं आप ट्रिक से कि 1919 द्विसदनी, ऐसा कुछ करके याद रखना है आपको। केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना कब की गई? तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था की स्थापना की गई। यहाँ पे मैंने लिखा है थोड़ा सा कि द्विसदनी विधान पालिका क्या थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद था और निचला सदन आपका केंद्रीय विधानसभा था। ऐसे याद कर लीजिएगा, मे भी कभी पूछ सकता है आपसे। और सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल जो था वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ब्रिटिश भारत, आई होप आप लाइन समझ पा रहे होंगे कि ब्रिटिश भारत ये किसे कह रहे हैं। जो हमारा भारत था उस समय उन्हीं का राज था तो उसे ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा। तो द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हो गई, मैंने आपको ऊपर भी बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज याद रखिएगा। 1919 के तहत ही के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। और ये भी याद रखना है आपको कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित।
और यहाँ पे उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। क्लास थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके 1900 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करके रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। जो 1919 का एक्ट है, इसमें एक आपके आयोग का गठन किया गया है जिसका क्या कार्य था कि प्रत्येक 10 वर्ष में आपको इस अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करनी है, समीक्षा करके रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। और इसी के तहत प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत हुई। ये एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो ये आपको याद रखना है 1919 के अधिनियम के तहत हुई। आगे बढ़ते हैं क्लास। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। आई होप आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना ही इम्पोर्टेंट है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसके तहत क्या क्या हुआ, तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्ता विस्तारित कर दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्ता विस्तारित की गई और संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत का भी प्रवचन किया गया, ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि 1919 के तहत हमने क्या किया, थोड़ा सा याद रखिएगा क्लास, थोड़ा सा याद रखना है, आप बार बार देखिए चीज़ों को, आपको आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हमने कर दी। और हम 1935 के तहत क्या पढ़ रहे हैं, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया एवं केंद्र में लागू कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई है। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है किसके अधिनियम के तहत हुई, तो आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाएं और श्रमिक भी इसमें सम्मिलित हुए। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इन्होंने 1919 अधिनियम के तहत विस्तार किया, विस्तार करके इसे सिख, आंग्ल भारतीय, दलितों, और अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से इसका विस्तार 1935 के तहत किया और दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। थोड़ा सा याद रखिएगा ये लाइन, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1937 में। और इससे भी इम्पोर्टेंट है किस अधिनियम के तहत हुई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना है आपको कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करके दो नए प्रांत बना दिए गए, सिंध और उड़ीसा, और कुछ प्रांतों में द्वि सदरात्मक व्यवस्था भी की गई। ये आपका नेक्स्ट अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप देख सकते हैं हमने एक नज़र में कितनी अच्छे से जो हमारे इम्पोर्टेंट अधिनियम थे जिनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप खुद भी लगाइएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या किया गया कि 15 अगस्त, थोड़ा सा याद रखना है आपको, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, और जो डोमिनियन राष्ट्र थे वहाँ पे हमने गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, और भारत का जो सम्राट का पद था वो भी हमने समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे ये लाइन आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, कि जो 15 अगस्त 1947 था, भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं क्लास क्वेश्चन की तरफ। आपने पढ़ लिया, मैं आपको एक बार जल्दी से एक नज़र दिखा देती हूँ ताकि आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया एवं 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जिसमें 3+1 का स्ट्रक्चर था, 3 जज 1 मुख्य जज। नेक्स्ट अधिनियम है हमारा
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के तहत हमने कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण बोर्ड का गठन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ। 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त एवं लागू कर सकता था, और ये शक्तियाँ किसे मिली? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली। 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ नहीं है, बस कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर हम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और कंपनी के साथ जो भारतीय व्यापार के एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ जो हमारे चाय का व्यापार का एकाधिकार था वो बना था। और 1813 का चार्टर एक्ट ही वह अधिनियम था जिसने ब्रिटिश राज की संप्रभुता को क्या किया? सुदृढ़ किया। 1833 का चार्टर एक्ट हमें याद है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। धारा 87 के तहत कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कंपनी को व्यापारिक कार्य नहीं करने थे, उसे राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मैकाले थे, और उन्हें पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भेदभाव को समाप्त किया गया, वो वही है। अब 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए विधान परिषद की स्थापना हुई। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये लाइन आपको मैंने बताया, एज इट इज याद कर लेना है कि भारत का जो राजस्व था वो 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जो भारत का राजस्व है 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया। 1858 का अधिनियम क्या कहता है? 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का शासन था उसे पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। देखिए, मैं यहाँ बता दूं ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, इसकी घोषणा इलाहाबाद में हुई, आपकी आज़ाद पार्क में। 1858 के तहत ऐसा हुआ। 1857 की क्रांति के बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो भारत का शासन है उसे पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया जाएगा। 1857 की क्रांति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति थी, उस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया 1858 के तहत ही। ये भी आपको याद रखना है। 1861 के तहत मैंने आपको बताया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। आगे 1892 के तहत क्या किया गया? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। हमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 6 दिन की पूर्व नोटिस पर, लेकिन हमें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। और 1909 के अधिनियम को हम पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व मिल गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। पहले कौन थी? इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। ये याद रखिएगा, यहाँ से पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत थी वो 1909 के अधिनियम के तहत ही हुई। 1919 में इसे और ही विस्तारित कर दिया गया। 1919 याद रखिएगा, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसे और विस्तारित किया गया। एक लाइन और इम्पोर्टेंट है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। और 1935 के अधिनियम के तहत हमने क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली हमने हटा दी और प्रांतों से और केंद्र में लागू कर दी, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई। आगे बढ़ते हैं क्लास। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत क्या किया गया? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्लास देखिए, आपको इसी तरह से नोट्स बना लेना है, इसी तरह से पढ़ लेना है। तो आइए हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इधर उधर से कहीं भी नहीं है, आपकी सब बुक से हैं। क्वेश्चन मैं आपको एकदम फैक्चुअल कराऊंगी, खुद से मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी कि मैंने क्वेश्चन बनाया वो बहुत टफ है, बहुत ईजी है ना। आपको क्वेश्चन एकदम आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसी में से मिलेंगे क्वेश्चन, ताकि आप भाप पाएँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है हमारा जो यूपी बीसीएस मेंस में आए हैं। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? मैंने आपको बताया पहले ही कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
1774 में हुई, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो वो आपका अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बता दूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, और स्थापना कब हुई? 1774 में। ये लाइन याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से इसीलिए इसे सर्कल कर दिया है। एलिजा एम्पे जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय थे उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? एलिजा एम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आइए, सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? ये आपके आर ओ में क्वेश्चन आया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं क्या सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, एकदम सही है, हमने पीछे पढ़ा। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं, तो एलिजा एम्पे थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी हमने पीछे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, मैंने आपको जो अधिनियम पढ़ाया किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप बस ये देखिए कितना फाइन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पूछा है आपसे, नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? मैंने आपको बार बार बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय तो आपको याद हो गया होगा कि 1773 के तहत की हमने। और इंग्लिश मिशनरियों को, ये देखिए क्लास, थोड़ा सा यहाँ पे सी वाला आप पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? तो 1800 चार्टर एक्ट के, देखिए क्लास प्रॉब्लम ये है कि 1800 चार्टर एक्ट के तहत ही हमें शिक्षा में कुछ अधिकार दिए गए, इसीलिए यहाँ पे ऐसा वर्ड पूछा गया है कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? तो वो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा मिली। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, चार्टर अधिनियम 1833। ये 2-3 बार आप करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। देखिए 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स का अधिनियम 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली, और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्लास, ये हमारा थर्ड हो गया। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पढ़ी? किससे या किसने डाली? तो देखिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही हमने बताया आपको कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। एक ये हो गया। और आपका नेक्स्ट है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। इसको मैं थोड़ा सा डीपली आपको बता दूंगी, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो इसलिए आपको ऐसे ही याद करना है कि किन किन कौन कौन थे ऐसे जिनके तहत हमें शिक्षा जो हमारी शिक्षा थी उसमें अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव पड़ी। तो ये था हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये लाइन आप शायद भूल सकते हैं लेकिन याद रखिएगा। जो हमारा गवर्नर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है 1823, प्राच्य एवं आंग्लिक विवाद, ये चलता रहा विवाद कि कौन सी शिक्षा भारतीयों को दी जाए, तो ये उस विवाद से संबंधित है। ये तीनों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। कुछ लोग हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में थे तो कुछ लोग प्राचीन शिक्षा के समर्थन में थे, तो ये उसी की बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रणाली को, देखिए मेन बात मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे मैं पूरा पढ़ूंगी तो आपका बहुत टाइम लगेगा। मैं मेन बात बताती हूँ आपको। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंग्रेज़ों की ही थी ही, तो वो सीधी सी बात है, वो अंग्रेजी शिक्षा को ही बढ़ावा देना चाहेंगे। और 1813 के चार्टर अधिनियम में कहा गया कि हम भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, इस प्रावधान को दिया गया। देखिए यहाँ पे ये लाइन एक्सप्लेनेशन याद रखिए कि 1823 में गवर्नर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1823 में आपके गवर्नर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी? ये लाइन याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, इसी की जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने की। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकॉले थे।
और लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेटी के साथ शासनकाल में 7 मार्च 1835 को यहाँ पे आप रहने दीजिए, ये भी आप रहने दीजिए। थोड़ा सा याद कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे वो ट्रेवेलियन थे, और जबकि एच टी प्रिंसप जो थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। बस आपको मेन मेन लाइन याद रखनी है। आगे क्लास 5th, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, मैंने आपको कई बार बताया 1813 का है आपका, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या कहा गया। 1813 में आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार हमारा बना रहा, एकदम सही है। कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता से, एकदम सही बात है आपका, यहाँ पे 2 और सही। लेकिन ये लाइन देखिए जो लिखा है आपका, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, तो ये इसमें नहीं आया था। अब यहाँ पे एक लाइन आपके लिए क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमने बता दिया 1813, आप एकदम अच्छे से समझ गए हैं 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। अब आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि भारत का जो राजस्व है 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, ये लाइन याद रखिएगा। और ये लाइन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें पूरी तरह से भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कब कर दिया गया, कब कर दिया जाएगा, आप खुद बताइए। 1857 में जब इतनी भीषण क्रांति अंग्रेज़ों ने देखी, तो उन्होंने वो समझ गए कि भारत में इस तरह से वो इतनी आसानी से हम पर शासन नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था। आगे भी वो सोचते थे कि ऐसी समस्या आ सकती है, तो इन्होंने 1857 में क्रांति हुई और 1858 में ही ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में इन्होंने भारत के शासन को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ देखिए, थोड़ा क्लास याद रखिएगा आप, एक इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया बार बार कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो वो हमारा 1833 का चार्टर एक्ट था। एटलीस्ट हमें कुछ तो हिस्सा मिला 1833 के चार्टर एक्ट में। यहाँ पे हमें कहा गया कि हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे उनके जन्म स्थान, वंश, वर्ण पे। और तो इसलिए ये बताया जाता है कि 1833 में भारतीयों को एटलीस्ट कुछ तो सहूलियत दी गई थी। तो क्लास, बस आज की क्लास इतनी थी आपकी। मैंने जो आपको नोट्स बना दिए हैं, ये आप भी इसी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। इसी तरह से आप भी बना के नोट्स पढ़िए जैसे बनाया है। आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर एक दो बार और देख लेना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी आपको हमारी मेहनत। हम और भी सुधार कर रहे हैं अभी, उम्मीद है और भी अच्छी नोट्स हम आपको बना कर दें, प्रोवाइड कराएं। मैंने आपको साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए। आपको कभी रिवाइज़ करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली और खाली आपको ये वीडियो खोल के बैठ जाना है और आपका सब रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से धीरे धीरे पढ़ के भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो क्लास हमें बताइएगा आप कि क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं कि इस नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। अच्छा लगे तो ज़रूर जुड़िएगा हमसे। थैंक यू।